हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज अग्निहोत्री विद्या क्रिएटर्स में पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिकल साइंस में आपका वेलकम करता हूँ। यहाँ पे मैं आज जो क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो पूरी वोकल है। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आप उससे जो सुन भी सकते हैं कहीं पर बैठ कर। और इससे पहले मैं ये चैप्टर स्टार्ट करूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चैप्टर उन लोगों के लिए यूज़फुल है जो यूपीएससी दे रहे हैं, पीसीएस दे रहे हैं, नेट दे रहे हैं, पीजीटी या टीजीटी दे रहे हैं और पॉलिटिकल साइंस को बहुत तेज़ी से उसको फिनिश करना चाहते हैं। तो ये जो क्लास है मेरे लिए हिंदी में है और इंग्लिश में मैं अलग से क्लास दूंगा। तो आज हम जिस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है स्वतंत्रता और इसको इंग्लिश में लिबर्टी भी कहते हैं। तो पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो टर्मोलॉजीज यूज़ हुई पॉलिटिकल साइंस में उसका यूज़ किया था, ये डिफाइन करने के लिए कि पीपल्स के राइट क्या हो सकते हैं, लोगों की राय क्या हो सकती है, लोगों के अधिकार क्या हो सकते हैं। इन सब के लिए उनकी गरिमा जो है वो किसी तरीके से ख़राब ना हो, तो इसलिए जो है उनको अलग अलग प्रकार से कुछ शब्दों की व्याख्या करके अधिकार दिए गए। तो जैसे कि हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो स्वतंत्रता जो है वो क्या है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि स्वतंत्रता की अवधारणा का विकास कहाँ से होता है। तो स्वतंत्रता की अवधारणा का विकास जो है वो मध्य युग से होना प्रारंभ करता है, मध्य युग से। अब मध्य युग जो है यूरोप का अलग है और भारत में अलग है। ऐसी कंडीशन में जब स्वतंत्रता की पहली अवधारणा जो पनपी यूरोप में, वो मध्य युग में आई और वो किसके खिलाफ थी, वो धर्म और समाज के खिलाफ थी। यानी धर्म जो है समाज का एक हिस्सा होता है, इसलिए धर्म और समाज के खिलाफ स्वतंत्रता का इस्तेमाल किया गया और कहा गया कि समाज और धर्म व्यक्ति को पूर्णतः अपने अधीन नहीं रख सकता है। उसके बाद 15वीं और 16वीं शताब्दी में स्वतंत्रता का तात्पर्य राजतंत्र के खिलाफ स्वतंत्रता थी। यानी राजतंत्र का मतलब है जहाँ सिर्फ राजा का शासन है, किसी को कोई ज़्यादा अधिकार नहीं दिए गए हैं, सारे कानून राजा के कहने से होते हैं, उसको राजतंत्र कहा जाता है। अर्थात राजा या राज सत्ता लोगों के जीवन और विचारों को पूर्णतः नियंत्रित नहीं कर सकता। 17वीं सेंचुरी के बाद स्वतंत्रता बहुमत और सरकार, बहुमत यानी कि अगर कोई बहुमत है, मेजॉरिटी है लोकतंत्र के रूप में या किसी भी रूप में, तो बहुमत और सरकार के खिलाफ स्वतंत्रता के रूप में प्रकट हुई। इसमें कहा गया कि बहुमत तथा सरकार लोगों के विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते। विचार व तर्क करने की स्वतंत्रता लोगों में अंतर्निहित होती है। अब हम इसके पहले आगे बढ़ें तो ये तीन जो हमने फेज देखे, इन तीन फेज में हमने यही पाया कि स्वतंत्रता जो है अलग अलग फेज में अलग अलग रूप में आती है। ऐसी कंडीशन में अब हम स्वतंत्रता की अगर परिभाषा की बात करें कि स्वतंत्रता की परिभाषा किसने किसने दी, तो सबसे पहले नाम आता है सीले का। सीले ने स्वतंत्रता के लिए कहा कि स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। यानी अतिशासन का अर्थ हो गया ज़्यादा से ज़्यादा नियंत्रण, इसलिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा नियंत्रण है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता कहाँ पे है, जहाँ पे अतिशासन नहीं है। उसके बाद हम मैकीन की बात करें तो मैकीन ने स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं बल्कि अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है। अतार्किक का मतलब हो गया जो जरूरी नहीं है, जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उनको अतार्किक कहा गया। ऐसी कंडीशन में मैकीन जो है स्वतंत्रता को अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव मानते हैं। अगर हम मिल की बात करें तो मिल स्वतंत्रता के बारे में कहते हैं कि स्वतंत्रता जो है वो प्रतिबंधों का अभाव है। यानी जहाँ पे प्रतिबंध नहीं है वहाँ पर स्वतंत्रता है। और यही बात जो है वो मूल रूप से इसके बारे में कही जाती है। यानी जो इसका असली अर्थ है वो बंधनों का अभाव है। स्वतंत्रता का वास्तविक विचार आधुनिक युग की देन है। यूनानी युग और मध्यकाल में ये विचार नहीं था। अब लियो स्ट्रॉस की बात करें तो लियो स्ट्रॉस ने एक अलग प्रकार की थ्योरी दे दी थी कि स्वतंत्रता के बारे में। तो लियो स्ट्रॉस कहता है कि मानव जीवन का मानव जीवन में ऐसा कोई संबंध नहीं है जिसमें वो दूसरे से संबंधित ना हो, अर्थात वह पूरी तरीके से मुक्त नहीं हो सकता। इसे स्वतंत्रता की व्यापक भावना स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की मांग करती है। मतलब लियो स्ट्रॉस जो है वो स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता पर प्रतिबंध का बात करता है। अब इस पे जो सबसे बड़े अभी तक के विचारक हुए उनमें लॉक का नाम सबसे पहले आता है। लॉक क्या कहते हैं, लॉक
को उदारवाद का जनक कहा जाता है। लॉक ने स्वतंत्रता के उदारवादी पक्ष की व्याख्या की, जिसमें उन्होंने मानव के प्राकृतिक अधिकार में स्वतंत्रता को शामिल किया, परंतु उन्होंने स्वतंत्रता के बहुमत को अधीन बताया। अब मिल क्या बोलते हैं? मिल ने स्वतंत्रता के बारे में कहा, इसके लिए उन्होंने एक बुक लिखी थी, एसे ऑन लिबर्टी, 1859 में। तो मिल ने कहा था कि विचार, अभिव्यक्ति और भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता का मूल विचार है। यानी विचार की, अगर विचार हम अपने दे सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति यानी बोल सकते हैं। अब अभिव्यक्ति में तार्किक अतार्किक में भेद इन्होंने नहीं किया, और भाषण, इन तीन चीज़ों की बात कही कि अगर इन तीन चीज़ों पर प्रतिबंध नहीं है तो वहाँ पे स्वतंत्रता है। प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है। व्यक्ति अपने शरीर और मन का स्वामी है। अब ये क्या था? शरीर व मन का मतलब हो गया कि वो, उसको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, उसको कोई ज़बरदस्ती ले नहीं जा सकता। मन का मतलब वो अपनी तरफ से कोई भी बात कह सकता है। मिल के साथ स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है और सभ्यता के विकास के, यानी व्यक्ति का विकास अगर होता है तो सभ्यता का विकास भी माना जाएगा। ये बात इन्होंने यहाँ पे कही। अब एक और सबसे अलग प्रकार के विचारक का नाम आता है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि स्वतंत्रता का नकारात्मक विचार सबसे बढ़िया है और वो राज्य को स्वतंत्रता का विरोधी मानते हैं। उनका राज्य पुलिस राज्य है, पुलिस राज्य, जिसमें केवल दो कार्य हैं, बाहरी आक्रमण से सुरक्षा और आंतरिक व्यवस्था बनाए रखना, बस। इसके अतिरिक्त राज्य जो भी कार्य करेगा उससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होगा। स्वतंत्रता पर एडम स्मिथ, अब एडम स्मिथ जो है वो एक प्रकार से अर्थशास्त्री माने जाते हैं। एडम स्मिथ और रिकार्डो दो लोग हैं, दोनों को अर्थशास्त्री माना जाता है। तो एडम स्मिथ आर्थिक क्षेत्र में स्वेच्छाचारी, यथेच्छाचारी, मतलब आर्थिक क्षेत्र में किसी प्रकार का प्रतिबंध ना हो, तो उस चीज़ को एडम स्मिथ क्लियर मानते हैं। वे भूमि, श्रम और पूंजी पर निजी स्वामित्व चाहते हैं तथा राज्य द्वारा आर्थिक क्रियाओं के परिचालन में किसी प्रकार के हस्तक्षेप के विरोध की बात करते हैं। दोनों ही लोग इस चीज़ के समर्थक हो गए। अब स्वतंत्रता के आयाम क्या हैं? सबसे पहले है नागरिक स्वतंत्रता या सिविल लिबर्टी। नागरिक, अब मैं आपको बताऊंगा, नागरिक शब्द जो है बेसिकली एक पॉलिटिकल थॉट है, राइट। तो यहाँ पे बारकर का कहना है कि नागरिक स्वतंत्रता व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते प्राप्त होती है और नागरिक स्वतंत्रता के निम्नलिखित पक्ष हैं। पहला ये भी बता देते हैं, अभिव्यक्ति, ये पहला पक्ष है। दूसरा समझौता, किससे किया जाएगा, समझौते की स्वतंत्रता। और तीसरा है जीवन, यानी जीवन, स्वास्थ्य और शरीर को किसी भी बाह्य खतरे से मुक्त रखना, यही स्वतंत्रता है। अब इसमें ना राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करें तो राजनीतिक स्वतंत्रता क्या होती है, जो कि आप अपने भारतीय संविधान में देखते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब है कि इसका अभिप्राय मतदान व राजनीतिक जीवन में सहभागिता का अधिकार है। यानी अगर व्यक्ति मतदान करने की परमिशन पा जाता है और जीवन में सहभागिता की स्वतंत्रता पा जाता है, इस कंडीशन में इसको स्वतंत्र माना जाएगा। रूसो के अनुसार, रूसो भी एक बहुत बड़ा विचारक हुआ, रूसो कहता है कि राजनीतिक स्वतंत्रता का आशय जन संप्रभुता का अंश होना है। यह पहली बार जन संप्रभुता की बात अगर किसी ने कही तो वो रूसो था। आप समझिए, जन संप्रभुता यानी लोगों की विल की बात की, लोगों को किस प्रकार की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, और एक प्रकार से ये पूरी तरीके से डेमोक्रेसी की बात करता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात कर देता है। राजनीतिक स्वतंत्रता को उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद, अगर कोई राज्य किसी दूसरे राज्य का उपनिवेश है तो वो भी परतंत्र माना जाएगा। इसलिए राजनीतिक में उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद से मुक्ति भी स्वतंत्रता का मूल अर्थ प्रदर्शित करेगी। अब हम सामाजिक स्वतंत्रता की बात करें कि सामाजिक स्वतंत्रता क्या होती है। तो समाज में क्या होता है, वेशभूषा, खान पान, ये सब समाज के भाग होते हैं। इसलिए सामाजिक स्वतंत्रता का मतलब है
बहुमत समाज के विरुद्ध प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना ही सामाजिक स्वतंत्रता है। यानी जो बहुमत समाज है, इसके विरुद्ध अगर कोई कार्य कर सकता है, उस चीज़ को सामाजिक स्वतंत्रता कहा जाएगा। और जाति, धर्म, लिंग, इनके आधार पर भी अगर कोई स्वतंत्रता की बात करता है तो उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब हम आर्थिक स्वतंत्रता की बात करें तो भारतीय संविधान में आर्थिक स्वतंत्रता को अलग तरीके से बताया गया है। यहाँ पे बोला गया है कि भाई व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार करने की स्वतंत्रता हो, कहीं पर भी वो व्यापार कर सकता हो, और न्यूनतम रोजगार की बात, जो आज के समय में नरेगा में आप देखते हैं न्यूनतम रोजगार, उसकी बात कही गई। अब इसमें एक नकारात्मक स्वतंत्रता होती है। नकारात्मक स्वतंत्रता, नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब है कि प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है, प्रतिबंध होना ही नहीं चाहिए, ये नकारात्मक स्वतंत्रता है। चयन की स्वतंत्रता होनी चाहिए, निजी क्षेत्र में किसी प्रकार के हस्तक्षेप का अभाव। यानी अगर कोई किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता किसी भी चीज़ को बाधित कर सकती है तो उसको चाहिए। ऐसे में निजी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्यक्ति विवेकशील है और व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाए। अकेला, इसको लैटिन में लेजेस फेयर बोला गया। लेजेस फेयर यानी व्यक्ति को अकेला छोड़ दो और वो जो कर रहा है उसे करने दो। ये आर्थिक क्षेत्र की बात कही गई थी। यही चीज़ अब आगे आगे जाकर के नकारात्मक स्वतंत्रता में परिवर्तित हो जाती है। अब राजनीतिक वैधानिक स्वतंत्रता की बात कही गई कि भाई ऐसा है कि राजनीति में कुछ ना कुछ लीगल सिस्टम होना चाहिए, कुछ ना कुछ कानून होना चाहिए। तो राजनीति में वैधानिक स्वतंत्रता को नकारात्मक स्वतंत्रता माना गया। अब नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कौन है? सबसे पहले नाम आ जाता बेंथम। मिल कहते हैं कि एक पागल व्यक्ति को भी सुनिए, अगर वो सही कह रहा है तो वो बात सही हो जाएगी। बर्लिन, ये क्या है? ये नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। फ्रीडमैन, ये बहुत बड़े समर्थक थे नकारात्मक स्वतंत्रता के। टॉकविल भी बहुत बड़े व्यक्तिवादी रहे, नकारात्मक स्वतंत्रता की बात कही। स्पेंसर, आपने पढ़ लिया अभी। एडम स्मिथ, ये सारे लोग, रिकार्डो, हेयक, नॉजिक, ये क्वेश्चन अक्सर आता है, तो ये आप देखते रहिए। उसके बाद नकारात्मक स्वतंत्रता के और भी सबसे बड़े बड़े लोगों में नाम आता है तो हॉब्स, लॉक, जिनको आपने सुना भी, एक्टन, कोस्टेंट, एलेक्सी डी टॉकविल, माइकल ऑकशाट। अब जो ऑकशाट हैं, इनको नव रूढ़िवादी भी कहा जाता है। रूढ़िवादी मतलब ये मानते हैं कि समाज में कोई परिवर्तन होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, कोई परिवर्तन मतलब विरोध, जो प्रतिबंध है वो नहीं होना चाहिए समाज पे। स्पेंसर कहते हैं कि भाई स्वतंत्रता में, नकारात्मक स्वतंत्रता में कहते हैं कि राज्य इसलिए विद्यमान है क्योंकि समाज में अपराध है। यानी समाज में अगर अपराध है तब राज्य की ज़रूरत है, क्योंकि अपराध जो है वो, मैंने बताया था, पुलिस कार्य जो है वो यही है कि राज्य में अपराध रोका जाए। यदि समाज में अपराध नहीं होगा तो राज्य की आवश्यकता नहीं है। हर्बर्ट स्पेंसर की एक बहुत बड़ी रचना थी, मैन वर्सेस स्टेट। ये हर्बर्ट स्पेंसर की रचना थी। तो वॉल्टेयर के अनुसार मैं आपके विचारों से असहमत हो सकता हूँ। वॉल्टेयर बहुत एक महान व्यक्ति थे। वॉल्टेयर कहते हैं कि मैं आपके विचारों से सहमत हो सकता हूँ, लेकिन मरते दम तक आपके अभिव्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करूँगा। ये किसका कहना है? ये वॉल्टेयर का कहना है। प्रत्येक व्यक्ति को खुला छोड़ देना, मतलब, अब कहने का मतलब है, खुला छोड़ देने का मतलब है कि वो अपने विवेक के अनुसार निर्णय ले। इस चीज़ को यहाँ पर नकारात्मक स्वतंत्रता के रूप में कहा गया है। अब पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था है, पितृसत्तात्मक, जहाँ पे पिता ही राजनीतिक अधिकारों का उपभोग करता है और उसी के नाम से
संपत्ति का जो विचार है वो आगे बढ़ता है। अब इसमें स्वतंत्रता पे, नकारात्मक स्वतंत्रता पे बर्लिन, इसाया बर्लिन, ये एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, महान विचारक थे बर्लिन। इनकी रचना थी टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता पे दो विचार, एक प्रकार से हिंदी में अगर कहें तो। बर्लिन की और रचना जो थी वो थी कार्ल मार्क्स, हिज लाइफ एंड एनवायरनमेंट, फोर एसेस और लिबर्टी। ये अब इसको हिंदी में आप देख सकते हैं, स्वतंत्रता पे चार निबंध हैं, फिर वीको एंड हर्डर, वीको एंड वीको एंड हर्डर, ये जो है इस पे बात कही गई, मतलब ये इनकी कृतियां हैं। बर्लिन के अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता को आत्म उपलब्धि, आत्म उपलब्धि का मतलब हो गया कि आप अपनी आत्मा की आवाज़ सुनकर के जो निर्णय लें, आत्म उपलब्धि, आत्म नियंत्रण, आत्म साक्षात के रूप में देखा जाता है, जो कि एक त्रुटिपूर्ण है। सकारात्मक स्वतंत्रता को मानने के परिणाम स्वरूप पितृसत्तात्मक व्यवस्था का जन्म होता है। सकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना में सामाजिक आत्मनियंत्रण, सामाजिक आत्मनियंत्रण जो है, सामाजिक आत्मनियंत्रण का मतलब हो गया कि समाज अपने आप से जो भी नियंत्रित करे उसका विस्तार हो जाता है, जिसके अनुसार राज्य का हस्तक्षेप व्यक्ति की स्वतंत्रता में सहायक होता है। बर्लिन के अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति राज्य का दास बन जाता है और उसके जीवन के प्रत्येक भाग पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। यानी बर्लिन भी जो है वो नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है। वो कहते हैं राज्य में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं वो स्वतंत्रता की परिस्थितियाँ हैं, स्वतंत्रता नहीं। और स्वतंत्रता का आशय सिर्फ और सिर्फ प्रतिबंधों के अभाव से है, प्रतिबंध का अभाव, लैक ऑफ बॉन्डेज, किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। हेयक, हेयक की बात करें तो हेयक जो था वो एक नव उदारवादी व्यक्ति था, नव उदारवादी, ठीक है, उदारवादी और नव उदारवादी। हेयक एक नव उदारवादी व्यक्ति था और हेयक जो है नोबेल पुरस्कार भी जीता था हेयक ने, और उसकी रचना का नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, यानी स्वतंत्रता का संविधान। हेयर लॉक के विचारों से प्रभावित था। स्वतंत्रता का आशय हेयर के अनुसार दूसरे के स्वेच्छाचारी से इच्छा से स्वतंत्रता है। दूसरे के स्वेच्छाचारी का मतलब हो गया चाहे कोई राजा है या कोई शासक है या कोई अधिकारी है, वो अगर आपके ऊपर अपनी इच्छा थोपता है तो उससे मुक्त होना ही स्वतंत्रता है। हेयक के अनुसार स्वतंत्रता का आशय बाध्यकारी कार्यों को प्रतिबंधित करना है। ध्यान रखिए, मैं आपको ये सुनाने के लिए खाली रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं दिए जा सकते, नोट बहुत लंबे हो जाते हैं। हेयक ने स्वतंत्रता का मूल अर्थ नकारात्मक माना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता स्वतंत्रता के निम्नलिखित रूपों से भिन्न होती है: राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक स्वतंत्रता और स्वतंत्रता शक्ति के रूप में। अब हम बात करते हैं मिल्टन फ्रीडमैन, ये भी एक नवउदारवादी थे, मिल्टन फ्रीडमैन, ये भी एक नवउदारवादी थे। इनकी एक पुस्तक थी कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, ये इनकी बुक थी 1962 में। इसमें नकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया। इनके अनुसार स्वतंत्रता का आशय एक व्यक्ति पर उसके सहयोगी व्यक्ति द्वारा बाध्यता या बल प्रयोग का अभाव है। अब हम बात करते हैं सकारात्मक। सकारात्मक वाले कहते हैं कि भाई स्वतंत्रता पूरी तरह नहीं होनी चाहिए, कुछ ना कुछ बंधन होने चाहिए और वो युक्त युक्त बंधन हो। तो नकारात्मक और सकारात्मक में ही अंतर है। इसमें कौन है? रूसो, कांट, हीगेल,
ग्रीन, बोसांके, लास्की, बहुत बड़े विद्वान, लियो स्ट्रॉस, मैकफर्सन, ये क्या मानते हैं? ये कहते हैं कि सकारात्मक स्वतंत्रता होनी चाहिए। रूसो ने सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया क्योंकि उसके अनुसार अपनी तात्विक इच्छा यानी रियल विल, अपनी तात्विक इच्छा के अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है। हेराल्ड जोसेफ लास्की, लास्की का पूरा नाम था हेराल्ड जोसेफ, वो कहते हैं कि स्वतंत्रता के 3 प्रकार हैं: व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। यही ज़्यादातर होता है, राजनीतिक, व्यक्तिगत और आर्थिक। लास्की की एक रचना थी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो अक्सर पूछी जाती है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। लास्की के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ ऐसी दशाओं की उपलब्धता से है जिसमें मनुष्य के विकास का सर्वोत्तम अवसर उपलब्ध हो। इसलिए स्वतंत्रता अधिकारों से उत्पन्न होती है। जहाँ आप स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब आपको अधिकार मिलेंगे। अधिकार कौन देगा? राज्य। लास्की के अनुसार बिना अधिकारों के स्वतंत्रता नहीं हो सकती, क्योंकि बिना अधिकारों के मनुष्य कानूनों को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। यानी अगर राज्य आपको अधिकार देता है तो उसके लिए वो कानून बनाएगा और आपको मानना पड़ेगा, जो कि उसकी व्यक्तिगत या व्यक्तित्व की आवश्यकताओं से संबंधित है। लास्की के अनुसार अधिकार, अवसर व उत्तरदायी सरकार स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। यानी अधिकार, अवसर और सरकार, ये स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। अमर्त्य सेन ने अपनी पुस्तक, उनको नोबेल भी मिला था, आप लोगों को पता है, डेवलपमेंट, राइटिंग इसमें सही नहीं आ रही क्योंकि ये पेन से नहीं लिखा जा रहा है, डेवलपमेंट एज फ्रीडम। इसमें लिखा कि स्वतंत्रता का आशय व्यक्ति की क्षमताओं का विकास है। अगर व्यक्ति की क्षमता का विकास होता है तो वो जो है माना जाएगा। समुदायवादी विचारक चार्ल्स टेलर ने नकारात्मक स्वतंत्रता को अवसरवादी संकल्पना कहा। यानी ये क्या है? अवसरवादी है। जो लोग नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं कि राज्य का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, तो इन्होंने बोला, किन्होंने? जिनका नाम है चार्ल्स टेलर। जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता को अभ्यास की संकल्पना माना। यानी राज्य का अगर प्रतिबंध है तो उससे एक अभ्यास हो रहा है, उस चीज़ को उन्होंने सकारात्मक स्वतंत्रता में देखा। मैकफर्सन के अनुसार भी स्वतंत्रता सकारात्मक है, और मतलब स्वतंत्रता को मैकफर्सन ने एक बड़ा अच्छा नाम दिया, जिसको रचनात्मक स्वतंत्रता कहा। रचनात्मक स्वतंत्रता, क्रिएटिव फ्रीडम। रूसो, हीगल और ग्रीन के विचारों में भी सकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना मिलती, यानी राज्य जो है वो कुछ ना कुछ कानून बनाए और लोगों को उसके अंडर में लाए। इनके विचारों में सकारात्मक स्वतंत्रता का दार्शनिक या नैतिक अर्थ विद्यमान है। हीगल के अनुसार राज्य की आज्ञा का पालन, यानी वही बात हो गई कि राज्य का कानून या राज्य की आज्ञा। वो कहते हैं राज्य की आज्ञा का पालन हो रहा है तो आपको स्वतंत्रता मिली हुई है। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता उन कार्यों को करने और भोगने का नाम है जो करने और भोगने योग्य हों। उसको उन्होंने बोला है कि वो स्वतंत्रता है, और जिसका समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ सीधा साझा उपयोग किया जा सके। मैकफर्सन ने फिर कहा कि सकारात्मक स्वतंत्रता का पूर्ण मानव के रूप में कार्य करने की स्वतंत्रता है। ये मानव को अपने विकास करने की शक्ति है। मैकफर्सन ने बर्लिन के स्वतंत्रता सिद्धांत की आलोचना की, और उसने कहा कि स्वतंत्रता की उदारवादी धारणा से स्वतंत्रता के महत्व को ही खत्म कर दिया है। अर्नेस्ट बार्कर एक और व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के 3 रूप माने हैं। अर्नेस्ट बार्कर, आप अपना जब भी वो देखेंगे संविधान, तो आपको वहाँ पर भी
इस प्रकार की फ्रीडम देखने को मिल जाएगी। नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। अटलांटिक चार्टर की बात करें, अटलांटिक चार्टर, तो उसके अनुसार वहाँ पे राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 4 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, भय से स्वतंत्रता और अभाव की स्वतंत्रता। बांग्लादेश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब अल हक ने संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में मानव विकास की संकल्पना का निर्माण किया। ये बहुत बड़े व्यक्ति थे, महबूब अल हक। इनका नाम आपने कम सुना होगा, महबूब अल हक। ये बांग्लादेश के थे। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में मानव विकास की संकल्पना का विकास किया और मानवीय सुरक्षा की संकल्पना का विचार दिया। इसके अनुसार स्वतंत्रता सकारात्मक है। अब हम बात करें स्वतंत्रता की इकहरी संकल्पना। रॉल्स और मैकलॉवन, इन्होंने स्वतंत्रता के नकारात्मक व सकारात्मक विभाजन को स्वीकार कर दिया। अब हम बात करें मार्क्सवादी क्या मानते हैं। मार्क्सवादी की थ्योरी सबसे अलग होती है। मार्क्सवादी की लोग जो है स्वतंत्रता को मुक्ति के रूप में, वो कहते हैं स्वतंत्रता क्या है, मुक्ति है, लिबरेशन है। तो मार्क्स के साथ स्वतंत्रता का आशय व्यवस्थाओं का अभाव है, एंड ऑफ नेसेसिटी, एंड ऑफ नेसेसिटीज। 1844 की पेरिस जो पांडुलिपि है उसमें मार्क्स ने ये विचार दिया था। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर सबसे बड़ा प्रतिबंध आर्थिक कारणों से लगता है, आर्थिक कारणों से, ठीक है। पूंजीवादी समाज में व्यक्ति दोहरा जीवन जीने के लिए विवश है। राजनीतिक नागरिक रूप से वहाँ समानता दिखाई देती है, लेकिन उत्पादन के साधनों पर और आर्थिक संसाधनों पर सिर्फ मुट्ठी भर लोगों का अधिकार होता है। सकारात्मक एवं नकारात्मक स्वतंत्रता में विभाजन नहीं, लेकिन एक दूसरे को अगर चुनना है तो सकारात्मक स्वतंत्रता को ही चुना जाएगा। अब अगर हम हर्बर्ट मार्क्यूस की बात करें तो हर्बर्ट मार्क्यूस जो हैं ये नव मार्क्सवादी हैं, नव मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक हैं। इनका मानना है कि व्यक्ति द्वारा तार्किक लक्ष्यों को पूरा करना ही स्वतंत्रता है। पूंजीवाद व्यक्ति को केवल उपभोक्ता के रूप में चित्रित किया जाता है, व्यक्ति की कृत्रिम आवश्यकताएं पैदा की जाती हैं। हर्बर्ट मार्क्यूस ने स्पष्ट कहा कि आधुनिक पूंजीवादी युग में पूंजीवादी व्यवस्था के द्वारा वास्तविक स्वतंत्रता का जोड़ तोड़ किया जाता है। पूंजीवादी व्यवस्था में औपचारिक स्वतंत्रता इसलिए प्रदान की जाती है क्योंकि वह पूंजीवादी प्रभुत्व के लिए कोई प्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न नहीं करती। अब हम बात करें एरिक फ्रॉम। एरिक फ्रॉम का कहना है कि मानव जीवन भौतिक प्रतिबंध का दास बन गया है। उदारवाद में मानव जीवन को मशीनीकृत कर दिया है। स्वतंत्रता की एकीकृत संकल्पना नकारात्मक एवं सकारात्मक का भेद खत्म करती है और इकहरी संकल्पना जो है वो जॉन रॉस ने दी है। जोसेफ जॉन रॉस ने स्वतंत्रता को स्वायत्तता के रूप में परिभाषित किया है। स्किनर ने स्वतंत्रता की गणतंत्री संकल्पना का विचार दिया है। एक थे विचारक स्किनर, इन्होंने स्वतंत्रता की गणतंत्री संकल्पना का विचार किया है। एरिक फ्रॉम फिर से आ गए, इनकी रचना जो थी एरिक फ्रॉम, इनकी रचना थी एस्केप फ्रॉम फ्रीडम। एस्केप माने वैसे पलायन होता है, एस्केप फ्रॉम फ्रीडम। और दूसरी थी फियर ऑफ फ्रीडम। अगर यहाँ पे हम बात करें दूसरी बुक की तो फियर ऑफ फ्रीडम है। अब उद्देश्यात्मक स्वतंत्रता क्या होती है? पर्पोसिव फ्रीडम, उद्देश्यात्मक। तो उद्देश्यात्मक स्वतंत्रता के अनुसार स्वतंत्रता क्या है? इसमें उद्देश्यात्मक समर्थन में आती है उपासना की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, ये सारी चीज़ें जो कि आप देखेंगे भारत में उसको शामिल किया गया। आप जब 23-24 देखेंगे, 22 देखेंगे, 21 देखेंगे, सारे आर्टिकल, तो वहाँ से आपको स्वतंत्रता की जो मूल भावना है उसका पता चल जाएगा। स्वतंत्रता एवं विधि में क्या संबंध है? स्वतंत्रता का आशय विधि के अंतर्गत स्वतंत्रता है।
विधि विधि यानी कानून। कानून जो है वो राज्य के द्वारा निर्मित किया जाएगा। राज्य मतलब देश। अब कैसे वो वहाँ की एक प्रक्रिया होती है हर देश की। तो अब अलग अलग अगर लोगों को देखें तो नेल्सन मंडेला, जिनको कि आप बहुत इसलिए जानते हैं क्योंकि वो लंबे समय तक जेल में रहे थे। इनकी बुक थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आंग सांग सूकी, जो कि लंबे समय तक म्यांमार में बंद रहीं, उनकी बुक थी फ्रीडम फ्रॉम फियर। अमर सेन ने डेवलपमेंट एज फ्रीडम। मिल्टन फ्रीडने ने लिखी कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। और जोसेफ राज ने मोरालिटी ऑफ फ्रीडम। रूस की स्वतंत्रता की संकल्पना को बाध्यकारी स्वतंत्रता भी कहा जाता है। लिबर्टी की जगह लिबरेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो किया वो गुस्तावो क्यूरेस ने किया। लिबरेशन, गुस्तावो क्यूरेस, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, गुस्तावो क्यूरेस। जॉन रॉल्स की स्वतंत्रता की संकल्पना को परिवार की स्वतंत्रता कहा जाता है, फैमिली ऑफ लिबर्टी कहा जाता है। हेनरी बेंजामिन कॉन्स्टेंट ने स्वतंत्रता को प्राचीन स्वतंत्रता व आधुनिक स्वतंत्रता दो रूपों में विभाजित किया। कैरोल पैटमैन भी बहुत बड़े विचारक थे। इनका नाम आप अक्सर सुनते रहते होंगे। इन्होंने आधुनिक राज्य में मिलने वाली स्वतंत्रता को पुरुषवादी स्वतंत्रता कहा। इतने सारे विचार जो थे इन लोगों ने दे दिए। तो इसके साथ ही मैं ये स्वतंत्रता का जो चैप्टर है यहाँ पे ये फिनिश करता हूँ। और फिर हम लोग नेक्स्ट जो विचार है वो समानता का, उसको पढ़ेंगे और फिर आगे इस पे हम लोग बात करेंगे। तो आज ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।